नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताते हैं आज का बाजार का पूरा एक्शन और साथ ही कल का मार्केट कैसा रहने वाला है, कल आपको कहां पर कमाई के मौके मिलेंगे, ये हम आपको डिटेल में बताते हैं। तो आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, साथ ही मेरे साथ मेरी पूरी टीम तैयार है। कुशल हमें बताएंगे मार्केट का पूरा एक्शन, कल होने वाली वित्त मंत्री की सरकारी बैंकों की बैठक में क्या फैसले हो सकते हैं, इस पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देंगी जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। एनबीएफसीज के लिए नई लिक्विडिटी स्कीम की गाइडलाइन और बजाज फिनसर्व के नतीजों के बारे में हमें पूजा अपडेट देंगी, पूजा बताएंगी। और कोलगेट के नतीजों पर देवांशी होंगी और कल कैसे रह सकते हैं यूपीएल के नतीजे, ये बताने के लिए हमारे साथ आशीष जुड़े हुए हैं। और साथ ही बाजार और शेयरों पर एक्सपर्ट नजरिया देने के लिए, राय देने के लिए हमारे साथ हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि आज पूरे दिन बाजार में किस तरह का एक्शन रहा है। और बाजार की बात करें तो बाजार ने आज तेजी की हैट्रिक लगाई। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली के बावजूद निफ्टी करीब आधे % की बढ़त के साथ 9,100 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स में आज 114 अंकों की तेजी रही। आखिर के 2 घंटे के सत्र में बाजार में ऊपरी स्तरों पर दबाव दिखा और उसकी वजह रही बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों की गिरावट। बाजार की आज सबसे ज्यादा सपोर्ट देने का काम किया है बाजार को आज ऑटो, मेटल और एफएमसीजी शेयरों ने। और अब वक्त है ये जानने का कि आज के मार्केट पर एडिटर स्टेक क्या है, और ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जिस तरह से बाजार में हमने एक्शन देखा है, आज के एक्शन को आप किस तरह से देख रहे हैं? और आज जिस तरह से पहले तेजी आई, बाद में ऊपरी स्तर से बिकवाली आई, फिर भी मार्केट ने एक अहम लेवल को पार किया है, क्या कमेंट होगा आपका आज के मार्केट पर? वायदा कारोबार की एक्सपायरी के दिन बाजार में आज उतार चढ़ाव भरा कारोबार रहा। आमतौर पर हो यही रहा है, एक आध दिन को छोड़ दें तो दिन भर बाजार मजबूत रहता है और आखिरी घंटे में थोड़ी तेजी कम कर लेता है। आज भी कमोबेश वैसा ही हुआ, दिन भर मजबूती रही और आखिरी 1.5-2 घंटे में तो हम 9,200 के बेहद करीब पहुंचने की कोशिश भी करते हुए दिखे, लेकिन वही सबसे मजबूत सेलिंग जोन है और वहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई और फाइनली 9,100 के बेहद करीब जाकर बाजार बंद हुए। लेकिन ये कह सकते हैं कि लगातार 3 दिन आप हरे निशान में तो बंद हो रहे हैं, वही गनीमत है। और आज की क्लोजिंग इस लिहाज से भी काफ़ी अहमियत वाली कि जब हम बंद हुए तो डाउ फ्यूचर्स लगभग 150 अंक नीचे थे, उसके बावजूद भारतीय बाजार मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहे। हाँ, बैंक निफ्टी जरूर लाल निशान के साथ बंद होता हुआ दिखा। बैंक निफ्टी ने भी 18,000 के लेवल को पार किया, 18,200 तक पहुंचा, लेकिन वो भी वहीं परफेक्ट सेल जोन से वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। तो पॉइंट वही है सिंपल कि ऊपरी स्तरों पर जहां बड़ा रेजिस्टेंस है वहां बाजार रुक रहे हैं, निचले स्तरों पर जहां बड़ा सपोर्ट है वहां पर खरीदारी भी होती हुई दिख रही है। और आज की जो मजबूती होने के पीछे वजह ये थी कि थोड़े डाउ फ्यूचर्स ठीक नजर आ रहे थे। सुबह अमेरिकी बाजारों में कल तेजी हो गई, उस वजह से थोड़ा सा एक्शन बेहतर होता हुआ दिखा। लेकिन सेकंड हाफ थोड़ा सा वॉलेटाइल, वैसे भी एक्सपायरी के दिन आप उतार चढ़ाव की उम्मीद करते ही हैं, वैसा उतार चढ़ाव देखने को मिला। तो आज के उतार चढ़ाव के पीछे कारण आप डेफिनेटली एक्सपायरी को मान सकते हैं। ऊपर के स्तर पर नहीं टिक पाए, उसमें कैश मार्केट में एफआईज की सेलिंग का भी असर रहा है। ये 2 कारण थे जिसकी वजह से बाजार टिक नहीं पाए। लेकिन हाँ, निफ्टी पर हरे निशान में क्लोजिंग हुई। बैंक निफ्टी कमजोर था, है और ऐसा लग रहा है आगे भी कमजोर ही रहेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि आज के मार्केट में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। तो एफआईज ने आज के कैश मार्केट में 259 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 401 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, बाइंग की है। और अब आपको बताते हैं कि आज जिस तरह का मार्केट रहा है, आज के मार्केट में कौन कौन सी ऐसी खबरें रही हैं और उन खबरों के दम पर कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे हैं जहां पर एक्शन दिखा है। और ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता। बताइए कुशल।
जी, तो आज हफ्ते की एक्सपायरी वाले दिन मार्केट में बेहद उतार-चढ़ाव का माहौल रहा। शुरुआती फर्स्ट हाफ में जो तेज़ी बनी थी, वो पूरी की पूरी लुढ़कती हुई नज़र आई। इनफैक्ट बैंक निफ्टी तो जो है लाल निशान में बंद होता हुआ दिखा। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों में आईटीसी टॉप गेनर निकल कर आया। करीब 8 सवा 8% की तेज़ी वहाँ थी। साथ ही अगर आप हिंडाल्को और एशियन को भी देखें तो 4 से 6% की बढ़त यहाँ पर भी रिकॉर्ड होती हुई नज़र आई। इसके अलावा लूजर साइड पर जो स्टॉक्स रहे, बैंक और एनबीएफसी जो है वहां पर सबसे ज्यादा दबाव हमें आज के सत्र में देखने को मिला, जिसमें बजाज फिनसर्व जो है खराब नतीजों के बाद यहां पर जो है वीकनेस आती हुई नजर आई। साथ ही बजाज फाइनेंस और एनटीपीसी में गिरावट हमें देखने को मिली। इनफैक्ट सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो बढ़त बनाने में सक्षम रहे, इनफैक्ट 1.5 से 2% जो इंडेक्स जिन भी इंडेक्स में उछाल आया उसमें ऑटो इंडेक्स सबसे ज्यादा थे, जहां पर अशोक लेलैंड, मारुति सुजुकी जैसे शेयर 3 से 5% की तेजी लगाते हुए नजर आए। यहां पर अच्छी रफ्तार थी। इसके अलावा एफएमसीजीज भी जो है आईटीसी की वजह से पर्टिकुलरली जो है इंडेक्स जो है 1.5-2% की तेजी बनाने में सक्षम रहा। साथ ही अच्छे नतीजों के बाद जुबिलेंट फूड में भी आपको बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला। साथ साथ मेटल काउंटर्स भी, जैसे कि मैं बता रहा था आपको, कि मजबूती के साथ बंद होते हुए दिखे। हिंडाल्को और एनएमडीसी दिन के दौरान 6-7% की तेजी यहां पर थी। वहीं प्राइवेट बैंकिंग स्पेस और एनबीएफसी स्पेस में लगातार हमें जो है दबाव देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से, और आज भी ये दबाव जारी रहा। और साथ ही 25 मई से जो दोबारा उड़ाने शुरू हो रही हैं, उसका सीधा सीधा इंपैक्ट जो है वो आपको पर्टिकुलरली एविएशन स्पेस में देखने को मिला। और इंडिगो 10-12% की तेजी जो है आज बनाने में सक्षम रहा, और स्पाइस जेट भी 5% का अपर सर्किट उसने भी लगाया था। ओके, तो ये कुछ खबरें रहीं और उन खबरों के दम पर क्या एक्शन दिखा ये आपको कुशल ने बताया। लेकिन अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का, और हमारे साथ हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के अविनाश गोरक्षकर साहब। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह का मार्केट आज रहा है, ऐसे बाजार को देखते हुए कल के लिए अगर कोई ट्रेड लेना हो कल इंट्राडे में, तो कहाँ पर लेना चाहिए? मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि अभी भी जो एविएशन सेक्टर है यहाँ पे उम्मीद है कि थोड़ा सा और अपटिक देखने को मिलेगा। हालांकि मेरा मानना है कि यहाँ पे पोजिशनल व्यू ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे अगर कोई खरीदता है तो मुझे लग रहा है कि करीबन हफ्ता 10 दिन की बात करें तो करीबन 4850 का प्राइस टारगेट पॉसिबल है। यहाँ पे 38 का आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और ज्यादातर पोजिशनली करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 25 में तक होपफुली इसमें अच्छी खासी और अपसाइड आएगी। तो इंट्राडे नहीं, बट पोजिशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ये सजेशन रहेगा कि इसमें डेफिनेटली एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि इंट्राडे तो ठीक नहीं, लेकिन पोजिशनली अगर आप ये ट्रेड करेंगे एविएशन में तो आपके लिए एक फायदे का सौदा बनेगा। ये एक महत्वपूर्ण बात आपने कही है। लेकिन अब आपको हम बताने वाले हैं एक बड़ी खबर। कल वित्त मंत्री की सरकारी बैंकों के साथ बैठक है, और इस बैठक में कई बड़े फैसले हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं फैसले, और इसका बैंकिंग सेक्टर के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, ये बताने के लिए जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ी हैं। स्वाति जी, बताइए कल की बैठक क्यों महत्वपूर्ण है, क्या बड़े फैसले हो सकते हैं और उसका क्या इंपैक्ट होगा? जैसा आपने कहा अनिल जी, ये बड़ी खबर बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी है, और ये काफी नेगेटिव है अगर हम बैंकिंग सेक्टर की तरफ से इसको देखें। कंपनियों को बड़ी राहत भी मिलेगी इससे। क्या है खबर? वो ये कि आरबीआई जो अपना लोन रीपेमेंट मॉरेटोरियम पर बात कर रहा था, वो 3 महीने बढ़ाने की यहाँ संभावना है। तो कंपनियों को लोन भुगतान के लिए अब 31 अगस्त तक की मिलेगी छूट। बट अगर आप देखें, ये ऐसे ही नहीं देगा आरबीआई, इसके साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ ये एक्सटेंड करेगा मॉरेटोरियम 3 महीने के लिए। ऑफ कोर्स बैंकर्स ने उसको 6 महीने तक मांगा था, बट हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये 3 महीने तक आरबीआई इसको अलाउ करेगा। क्या होंगी ये कड़ी शर्तें, ये बहुत जरूरी है जानना, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये बहुत नेगेटिव है बैंकिंग सेक्टर के लिए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि मॉरेटोरियम के लिए बैंकों को दुगनी प्रोविजनिंग देनी होगी, वो यहाँ संभव है। 10% के मुकाबले जो फिलहाल रूल्स कहते हैं, उसकी बजाय 20% प्रोविजनिंग की संभावना यहाँ करनी होगी, जो कि बहुत बड़ा नेगेटिव है बैंक्स के लिए। और अगर हम देखें 20% प्रोविजनिंग का मतलब क्या हुआ, इसको ट्रांसलेट करें तो वो 70,000 करोड़ रुपए से बैंकों का मुनाफा घटेगा। तो आप देखिए, जो फाइनेंशियल हिट है, प्रॉफिटेबिलिटी हिट है बैंक्स पर, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। 70,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम है। इनफैक्ट इस पर चर्चा भी वित्त मंत्री के साथ कल बैंक्स करेंगे, और अपनी तरफ से जो उनके डिमांड्स हैं वो रखेंगे। बट ये आरबीआई की तरफ से
ये एक बहुत बड़ा फैसला बहुत जल्द आ रहा है। ओके, तो ये बड़ी खबर है। ये आपको स्वाति ने बताया, कल की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और इसको बैंकिंग को लेकर के ये बैठक बहुत अहम माना जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहत पैकेज के तहत सरकार ने एनबीएफसीज के लिए नई लिक्विडिटी स्कीम की गाइडलाइन जारी की है। क्या है स्कीम और एनबीएफसीज को कैसे इससे फायदा होगा, ये बताने के लिए पूजा हमारे साथ जुड़ी है। बताइए पूजा। जी, सरकार ने स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम की गाइडलाइन जारी की है। 30,000 करोड़ की ये स्कीम है, लेकिन इसकी जो सुविधा है वो सिर्फ 3 महीने के लिए ही कर दी है और इसी के चलते एनबीएफसीज को ज्यादा फायदा होता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि माना ये जा रहा था कि एनबीएफसीज को शायद 2 से 3 साल के लिए ये मदद मिल सकती है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्कीम की अवधि और इसके रेटिंग के नियम को लेकर काफी सवाल उठाए गए हैं। अब इससे होगा ये कि जितने भी एनबीएफसीज हैं उनके सामने एएलएम यानी कि एसेट लायबिलिटी मिसमैच की समस्या खड़ी हो सकती है। बॉन्ड मैच्योरिटी के सामने उनको अलग से कुछ रकम जुटानी पड़ सकती है और इस स्कीम में केवल अच्छी इन्वेस्टमेंट ग्रेड या रेटिंग वाली कंपनी ही इसका फायदा उठा सकती हैं। तो इसका जो पर्पस है वो सभी एनबीएफसीज तक नहीं पहुंच पाएगा, कुछ एनबीएफसीज तक सीमित रह जाएगा और जो अवधि है इसको जो 3 महीने तय किया गया है उसको लेकर काफी ज्यादा सवाल उठाया गया है। इस वजह से एनबीएफसीज को इस स्कीम का ज्यादा कुछ फायदा होते हुए दिखाई नहीं देगा। ओके, तो ये जो खबर है जो पूजा ने अभी बताई कि जो नई गाइडलाइन जारी हुई है इससे क्या फायदा होगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं अविनाश जी कि ये जो नई लिक्विडिटी स्कीम की गाइडलाइन जारी हुई है, आपके हिसाब से इसके बाद एनबीएफसी पर क्या नजरिया रखना चाहिए? मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि एनबीएफसी स्पेस में जो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है वो आने वाले 2-3 महीने के लिए और भी कंटिन्यू होगा। हालांकि जो बड़े एनबीएफसीज है उनको तो पैसा बैंकों से जरूर मिलेगा, लेकिन जो छोटी एनबीएफसीज है इनके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी और होपफुली अगर ये प्रोविजनिंग अगर 10% से 20% होती है तो डेफिनेटली इनको भी काफी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट अपने प्रॉफिटेबिलिटी पे देखना पड़ेगा। ओवरऑल हमको लग रहा है कि जब तक पूरी तरह से लॉकडाउन निकलता नहीं है और इकोनॉमी में नॉर्मलसी आती नहीं है, इनके लिए दिक्कत भरा मामला शायद सितंबर अक्टूबर तक चलेगा। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि एनबीएफसी सेक्टर में काफी वोलेटिलिटी और कमजोर प्रॉफिटेबिलिटी के जो सिग्नल्स है वो क्लियरली दिख रहे हैं और आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में शायद आपको बहुत कमजोर एसेट क्वालिटी और कमजोर प्रॉफिटेबिलिटी की ट्रेंड देखने को मिलेगी। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बजाज फिनसर्व ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं और नतीजों के बाद शेयर 3% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ। कैसे रहे नतीजे और नतीजों ने क्यों निराश किया इससे बाजार को, इस पर डिटेल जानकारी के साथ पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ी हैं। पूजा बताइए। जी, बजाज फिनसर्व के नतीजे काफी कमजोर देखने को मिले हैं। इस बार जो मुनाफा आया है उसमें 77% की गिरावट दर्ज हुई है और आय में मामूली हम देख रहे थे कि 3% की ही बढ़त इस बार दर्ज हुई है। वजह कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस की भी आंकड़े थे जिसका कि काफी ज्यादा योगदान रहता है बजाज फिनसर्व के नंबर्स में, लेकिन उसके अलावा कंपनी को कोविड-19 के सामने कुछ अधिक प्रोविजनिंग भी करनी पड़ गई थी जिसका कि असर इस बार मुनाफे में देखने को मिला। जो थोड़ा बहुत सहारा था वो टैक्स कॉस्ट में कमी की चलते देखने को मिला, जहां पर 64% की गिरावट देखी गई। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो नतीजे कमजोर ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम ये प्रोविजन एडजस्ट भी कर लेंगे तो भी 1000 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। केवल 19% की बढ़त इस बार मुनाफे में देखी गई है, जो कि अनुमान से कम है। तो कमजोर नंबर्स हैं बजाज फिनसर्व के। ओके, तो ये नंबर है जो आपको पूजा ने अभी बताया। और आज कोलगेट ने भी चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं और नतीजों के बाद शेयर 4% तक गिर गया है। हालांकि निचले स्तरों से शेयर में रिकवरी देखने को मिली। तो ऐसे में नतीजे कैसे रहे, क्या कहते हैं आंकड़े, ये डिटेल में बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं देवांशी आशर। देवांशी बताइए। कोलगेट के नतीजे अनुमान से काफी कमजोर आते हुए दिखे। सबसे अहम था वॉल्यूम ग्रोथ देखना। अनुमान 1 से 2% की गिरावट का था, लेकिन लॉकडाउन के चलते काफी ज्यादा असर देखने मिला है वॉल्यूम ग्रोथ में। 8% वॉल्यूम ग्रोथ घटता हुआ दिखा है। साथ ही आप देखिए अन्य नंबर्स पर नजर करें तो जो आय है वो भी इस बार करीब 7% तक घटती हुई दिखी है। इसके बावजूद की कंपनी ने 2 से 3% के प्राइस हाइक्स लिए थे, लेकिन कुल मिला के आय 7% तक घटती हुई दिखी। सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है उनके मार्जिन और कामकाजी मुनाफे पे आया है।
कामकाजी मुनाफा इस तिमाही में 15% घटता हुआ दिखा। मार्जिन भी आप देखिए, अनुमान था फ्लैट रहने का, लेकिन 27% से घटकर 24.5% पर मार्जिन कंपनी ने क्लॉक इन किए। और मुनाफे पर आप नजर कीजिए, 3% तक की बढ़त हमने देखी है। वो केवल इसलिए क्योंकि टैक्स खर्च इस बार थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा और इसी से थोड़ा सा सहारा मुनाफे के नंबर्स को मिला है। 204 करोड़ पर कंपनी का पैट आया है, ओवरऑल 197 करोड़ से बढ़कर। लेकिन आप देखिए जो ओवरऑल नंबर्स आते हुए दिखे वो काफी कमजोर थे। लॉकडाउन का असर इस तिमाही में इस शेयर पर आता हुआ दिखा। नतीजों के बाद इस शेयर में काफी ज्यादा गिरावट देखने मिली थी। ओके, तो नंबर कमजोर रहे कोलगेट के, ये आपको देवांशी ने बताया। अब अविनाश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बजाज फिनसर्व और कोलगेट, इन दोनों शेयरों में नतीजों के बाद गिरावट आई है। क्या ये गिरावट आगे आपको और बढ़ती हुई दिख रही है, या आपको लगता है कि जितना इम्पैक्ट आना था आ चुका है, अब यहां से ज्यादा नहीं टूटेगा? मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि कोलगेट में जो गिरावट है वो शायद काफी सिग्निफिकेंटली और पॉसिबल है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे चल रहा है। और जिस प्रकार के नतीजे आज कोलगेट ने प्रेजेंट किए हैं बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। वॉल्यूम ग्रोथ भी नेगेटिव है 8%, कामकाजी मुनाफा भी 15% डाउन है। तो मार्केट्स के अनुसार ये बहुत ही खराब नंबर है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जिनके पास शेयर है वो थोड़ी सी इस लेवल पे भी अगर बेचते हैं तो इनको अच्छी खासी कमाई मिलेगी। तो यहाँ से फ्रेश निवेश की तो कोई बात नहीं है। अगर हम बजाज फिनसर्व की बात करें तो मुझे लग रहा है कि ऊपरी लेवल से ये स्टॉक काफी टूट चुका है। हालांकि ये भी एनबीएफसी सेक्टर में काफी बड़ा प्लेयर है, बजाज फाइनेंस की होल्डिंग कंपनी है। तो यहाँ पे भी हमको नहीं लग रहा है कि आने वाले 6 महीने में कोई बड़ी अपसाइड आएगी। बट हालांकि प्राइस काफी करेक्ट हो चुका है, यहाँ पे गिरावट का स्कोप थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश निवेश मेरे ख्याल से निचले लेवल पे ही करना चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आज के नतीजों की, लेकिन कल यूपीएल के नतीजे आने वाले हैं और यूपीएल के नतीजों से क्या उम्मीदें हैं और मैनेजमेंट की कमेंट्री पर किस बात पर नजर रहेगी, ये हमें समझाने के लिए, बताने के लिए आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं। बताइए आशीष। देखिए, नतीजे बढ़िया देखने को मिलेंगे। मुनाफा जो है 206 करोड़ से बढ़कर 1006 करोड़ रहने का अनुमान है। मार्जिन में भी बढ़िया बढ़त देखने को मिलेगी, 16.5% से बढ़कर 23%। और एबिटा यानी इनका जो कामकाजी मुनाफा है, यहाँ पर भी आपको 64% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। आय में 18% की बढ़िया बढ़त देखने को मिलेगी। दरअसल अगर आप ज्योग्राफिकली देखें तो कंपनी का प्रदर्शन इस तिमाही में बढ़िया देखने को मिलेगा। लैटिन अमेरिका जो कि कंपनी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, वहां पर बिक्री बढ़िया हुई है, इसका एक फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में अगर आप देखें तो बिक्री में हल्का सा दबाव देखने को मिला है। मार्च के महीने में जो लॉकडाउन था, जिसके चलते जो स्टैंड अलोन बिजनेस है, ऑर्गेनिक ग्रोथ है, वहां पर हल्का सा दबाव देखने की आशंका जताई जा रही है। और खास तौर पर अगर आप देखें तो मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री पर फोकस रखना होगा। सरकार ने जो 27 कीटनाशकों पर बैन लगाया है, उस पर कंपनी का कितना असर देखने को मिलेगा, कितना दबाव एक्सपेक्ट कर रहे हैं आय पर, इस पर खास फोकस रखिएगा। लेकिन नंबर्स के हिसाब से देखें, ऑपरेशनली अगर आप देखें तो नतीजे बढ़िया देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात होगी मैनेजमेंट की कमेंट्री में, जिस पर नजर रखनी होगी। और अब वक्त है ये जानने का कि कल का बाजार कैसा रहेगा, कल के बाजार में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, चीन के खिलाफ अमेरिका ने काफी कड़ा रुख अपना लिया है और चीन की कंपनियों को डीलिस्ट करने का फैसला जो लिया गया है अमेरिका की तरफ से, उसका कितना बड़ा इंपैक्ट आप देखते हैं? और साथ ही क्या ये मानना सही होगा कि आज रात डाउ के आधार पर ही कल घरेलू बाजार की चाल निर्भर करेगी? अमेरिका में आज का ट्रेडिंग सेशन बेहद अहम भी रहेगा और बेहद इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि खबरें काफ़ी आ रही हैं। पहली खबर तो ये कि चीन की जो कंपनियां अमेरिका में लिस्टेड हैं, उनके डीलिस्टिंग का खतरा अब मंडरा रहा है कि करीबन 800 कंपनियां ऐसी है। और अगर इस तरह का कोई एक्शन होता है तो आपको पता है कि चीन भी चुप बैठने वाला है नहीं, जवाबी कार्रवाई करेगा, तो दुनिया भर के बाजारों में बड़ा उथल पुथल वाला मामला हो सकता है। तो इस डेवलपमेंट पर आपको रखनी है नज़र। दूसरी खबर ये भी आ रही कि ये सीनेट में जो अपोजिशन पार्टी है उसके चीफ ये कह रहे हैं कि एडिशनल बेरोजगारी भत्ता जो दिया जा रहा है अमेरिका में बेरोजगारों को, उसे ना दिया जाए, $600 एक्स्ट्रा न दिए जाए, उस पर भी शायद कुछ बड़े डेवलपमेंट हो सकते हैं। तीसरी बात है कि आज बेरोजगारी के आंकड़े भी आने हैं। तो अमेरिकी बाजार
वो पूरा एक्शन दिखाएंगे आज, जिस पर भारतीय बाजारों का कल एक्शन होगा। साथ ही फिर अमेरिका के फ्यूचर्स किस तरह से ट्रेड करते हैं सुबह, वो भी बेहद इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। एक्सपायरी निकल गई हफ्ते वाली, और 3 दिनों तक जो थोड़ी बहुत खरीदारी हुई उसमें शॉर्ट कवरिंग का काफ़ी योगदान रहा। बाजार ओवरसोल्ड थे भी, पुट कॉल रेशियो आपने देखा ना 0.95 के नीचे आ गया, तो वहाँ से रिकवरी भी आती दिखी। लेकिन अब शॉर्ट कवरिंग हो जाने के बाद क्या कल फिर तेजी बनेगी, क्योंकि अब आपके पास शॉर्ट कवरिंग का यानी कि निचले स्थान पर शॉर्ट सेलर्स की खरीदारी का सहारा नहीं है, फ्रेश फंड्स चाहिए खरीदारी करने के लिए। एफआईज दम लगाकर खरीद नहीं रहे, इनफैक्ट बेच रहे हैं। जो कुछ भी थोड़ी बहुत खरीदारी आती दिख रही है वो खरीदारी आती हुई दिख रही है घरेलू फंड्स की तरफ से, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो ढेर सारा एक्शन है। अच्छा, लंबा वीकेंड है, सोमवार को बाजार बंद है, तो 3 दिनों की छुट्टी होगी, तो उस लिहाज से भी कल के सेशन में देखते हैं कि क्लोजिंग बेसिस पर अगर 9200 के पार हो पाए बहुत ही बढ़िया, 9000 के नीचे बंद होते हैं तो फिर थोड़ा सा ट्रेंड खराब होता हुआ दिखेगा। तो ये 2 लेवल आपको क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी पर ध्यान में रखने हैं। बैंक निफ्टी पर अगर 17400 के नीचे बंद होंगे तो रिस्क बढ़ जाएगी, 18000 के ऊपर बंद होंगे तो थोड़े बेहतर हो जाएंगे। तो इस रेंज को कल के लिए आपको ध्यान में रखना है। बहुत शुक्रिया सर आपका कल के लिए ये रणनीति बताने के लिए। अब अविनाश जी, लॉन्ग टर्म के लिए आपका क्या व्यू है? लॉन्ग टर्म में अगर कोई निवेश करना चाह रहा है तो उनको कहां पर निवेश करना चाहिए? मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का चेंज अभी टेलीकॉम सेक्टर में हो गया है, हमको लग रहा है कि टेलीकॉम सेक्टर में भारतीय एयरटेल एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। करंट प्राइस पे भी अगर कोई खरीदता है तो हमको लग रहा है कि अगले 12 से 15 महीने में अच्छी खासी अपसाइड आएगी। जो कमेंट्री मैनेजमेंट ने दी है स्पेशली आरपूस पे, और जिस प्रकार का डेट इन्होंने बैलेंस शीट पे कम किया है, हमको लग रहा है कि आने वाले साल में ये अच्छी तरह से अपसाइड देने की पोटेंशियल रखता है। हालांकि थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूर आएगी, लेकिन यहाँ पे करीबन 670-675 का टारगेट लेके इसको डेफिनेटली इसको खरीदा जा सकता है। एक अच्छा पोर्टफोलियो पिक आपके लिए साबित होगा। ओके, ठीक है। और अब आपको बताते हैं कि ऑप्शन के जरिए आपको कल कहां पर ट्रेड करने का मौका मिलेगा। और ऑप्शन का ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए कल ऑप्शन के जरिए कहां पर ट्रेड करना ठीक रहेगा? या गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, आज जिस तरीके से एक्सपायरी हुई, वीकली एक्सपायरी, और ये 9100 के आसपास हम क्लोज हुए, तो अगर हम डेटा देखें और अगर चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी बात करें तो पिछले 4 से 5 वीक का अगर हम डेटा देखें तो निफ्टी 9000 के ऊपर ही कंटिन्यूसली होल्ड किया हुआ वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। तो ये एक सिग्नल कहीं ना कहीं देता है कि हम 9000 के सपोर्ट को होल्ड करेंगे। और अगर मैं ये सेम पैटर्न को डेटा के साथ रिलेट करूं तो 9000 के पुट में काफी एग्रेसिव पुट राइटिंग आज के सेशन में भी देखने को मिली। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मार्केट में जो पार्टिसिपेंट है वो 9000 के बेस को एक काफी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और इस बेस को होल्ड करके लॉन्ग साइड का ट्रेड करने की मैं यहाँ पे सजेशन दूंगा और रिकमेंडेशन दूंगा। और मुझे लगता है कि कल के सेशन में काफी इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिल सकता है। हो सकता है हम 9200 इवन 9250 तक के लेवल भी कल के सेशन में देखने को मिले। तो 9200 का कॉल ऑप्शन खरीदना है हमें, जो कि मंथली सीरीज का जो एक्सपायर होने वाला है 28 मई को। 69 रुपीज के आसपास क्लोज हुआ आज। इसमें हम 45 रुपीज का स्टॉप लॉस रखेंगे और 110 से 120 तक के टारगेट मुझे लगता है कल के सेशन में इस कॉल ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। तो कल का सेशन काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि कल अगर 9050 का लेवल नहीं टूटेगा तो ये कल 9250 तक के भी अपमूव हमें कल के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें जो स्टॉक अच्छा लग रहा है वो यहाँ से बाय करने के लिए HDFC लाइफ का स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। एक करेक्टिव मूव उसमें ऑलरेडी हो चुका है। लास्ट 2 सेशन से जिस तरीके से बाइंग एक्शन देखने को मिली है, हमें लगता है HDFC लाइफ को यहाँ से बाय करना चाहिए। इसमें आज अच्छा लॉन्ग एडिशन देखने को मिला है। 510 के लक्ष्य मुझे लगता है कल के सेशन में देखने को मिलेंगे। 488 के स्टॉप लॉस से HDFC लाइफ को कल के सेशन में बाय करें। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका, अविनाश जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का, ये बताने के लिए कि आज का बाजार कैसा रहा, क्यों रहा, कौन कौन सी खबरें रही और कल का मार्केट कितना अहम होगा, कल कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।